शुरुआत संजीव आपसे करूंगा। किस तरह की अपडेट्स इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट से? ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो वॉर फ्रंट खुला हुआ है आज ये तीसरे दिन में एंटर कर चुका है। दूसरी तरफ अब ईरान वर्सेस 11 या ईरान वर्सेस 13, ये जो अलग अलग देश अब यहां पर जुड़ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ईरान पर हमले और तेज होंगे, ईरान की मुश्किलें और बढ़ेंगी? देखिए, कल और आज में फर्क यह है कि जो शुरुआती शॉक था उससे रिकवर करके अब ईरान ने अपने दुश्मनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और ये जो हमला बोला जा रहा है उसके मिसाइलों के दम पर, उसमें टारगेट्स को चुनने की बहुत ज़्यादा जहमत नहीं उठा रहा ईरान। उसे जहां भी उसके दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं उन पर वो निशाने साध रहा है, भले ही वो मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। और इसका असर यह है कि जो विपक्षी खेमा है, जो ये उम्मीद कर रहा था कि युद्ध का एक दायरा होता है और हमेशा सेना के ऊपर प्रहार करती है, उसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता है, ऐसा अब जबकि नहीं हो रहा है, तो फिर इस बात को लेकर के एक परेशानी अमेरिका के जो मित्र देश है खाड़ी में खास तौर पर उनमें बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं अमेरिका के, उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब हो गया है, क्योंकि उनके बेसिस पर भी सीधे हमले आ रहे हैं। यानी कि जिनकी सीधी भूमिका इस युद्ध में नहीं थी, उन्हें भी इस युद्ध में शामिल कर लिया गया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, ईरान वर्सेस ऑल होने जा रहा है। ईरान की नीति क्या हो सकती है इसको लेकर? ऐसा है कि ईरान जब ये कह रहा है, कर रहा है, तो वो मानता है कि इन सब चीज़ों को करने का अपना एक दायरा होता है, अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके अपने मिसाइलों की या मारक क्षमता की अपनी सीमा होती है। लेकिन वो ऐसे लोगों को युद्ध में खींच रहा है जो इस वक्त तक युद्ध के हिस्सा नहीं थे। दुबई पर फर्ज करें आप, हमला हो रहा है, अबू धाबी पर हमला हो रहा है, इनके पास कोई आयरन डोम नहीं है, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। तो इन लोगों की परेशानी अमेरिका पर एक दबाव बनकर सामने आ रही है, और वो दबाव जो कि अमेरिका को मजबूर कर रही है। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से भी बातचीत की बातें सामने आने लग रही हैं, उन्हें पहले ही हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें इसीलिए है कि एक कैलकुलेटेड गेम ईरान की तरफ से हो रहा है, जिसमें ताबड़तोड़ हमलों के जरिए वो बहुत से लोगों को बहुत तरीके के नुकसान पहुंचाना चाहता है, जब तक कि उसकी ताकत बनी रहती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है, और दूसरा पक्ष ये है मकसूद कि इस तरह के प्रयास में इसका नुकसान जो फ्लिप साइड है वो ये है कि वो तमाम देश जो कि सबल हैं, जिनके अपने बेसेस थे और सीधे तौर पर वो इस युद्ध में नहीं थे, जैसे ब्रिटेन, उसे भी अब सकिन कर ले रहा है अमेरिका, और फ्रांस उसे भी अपनी तरफ खींच करके उसे भी तैयार कर ले रहा है। और धीरे धीरे आंशिक रूप और परोक्ष रूप में ही सही, कहीं नेटो तो एक्टिव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमला किया गया साइप्रस में ब्रिटेन के बेस के ऊपर, उससे ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटेन भी बैठा नहीं रह सकता है। और उसने पहला ये काम किया कि उसने डीगो गार्सिया, जो इंडियन ओशन में उसका बेस है, वहाँ से अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है, इस बात की इजाज़त दे दी। उसने इस बात की इजाज़त दे दी कि जितने भी बेसेस हैं ब्रिटेन के, उनका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर कर स्टारमर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी भूमिका डिफेंसिव है, हम अपने इंस्टॉलेशंस को बचाना चाहते हैं। लेकिन आप युद्ध में जानते हैं कि ये डिफेंसिव भूमिका कब ऑफेंसिव हो जाती है, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। अब इसके अलावा तीसरा पक्ष वो ये है कि ईरान कहां कहां सफल हो रहा है। ईरान नुकसान बहुत झेल रहा है, और उसके आसमान पर लगातार बम वर्षक विमानों का विचरण शुरू हो चुका है, और इस बात को लेकर कि कितना नुकसान होगा उसका आकलन भी अब नहीं किया जा रहा है। ईरान तेजी से हमले कर रहा है और उसने व्यापक नुकसान पहुंचाए हैं। व्यापक नुकसान से ताल्लुक ये है कि बहरीन में जो उसका नेवल बेस है, उसे उसने करीब करीब नेस्तनाबूद कर दिया है। बहुत मिसाइलें दागी गई हैं, और वहाँ पर बहरीन के लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर बहरीन में अमेरिकी बेस हो। इसके अलावा कुवैत चलिए, कुवैत में भी ज़बरदस्त गोलेबारी का जो असर है वो देखा जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो 3 अमेरिकी सोल्जर्स, जिनके बारे में खुद अमेरिका मान रहा है 5 घायल,
वो वहीं मारे गए हैं। कुवैत में एक ज़बरदस्त बड़ा बेस बना करके रखा हुआ था अमेरिका ने, वहाँ उसे नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के नुकसान और भी कई जगहों पर हो रहे हैं। लेबनान, जैसा कि आप कह रहे थे, साथ आना चाहता है, लेबनान और हुतीज, लेकिन वो जानते हैं कि जो उनके स्पॉन्सरर्स थे, ईरान उनका स्पॉन्सर था, वो ईरान अब उन्हें स्पॉन्सर करने की ताकत नहीं रख रहा है। लिहाजा वो ये जानते हैं कि अगर वो कोई भीषण हमला इजराइल पे करते हैं तो फिर उसका जो रिट्रीब्यूशन होगा, जो जवाबी हमला होगा, उसे सहने की उनकी ताकत नहीं है। लिहाजा वो भावनाओं में तो ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीषण लड़ाई इस वक्त वो ईरान के पक्ष में आकर के करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं एक दुविधा में है इस वक्त, क्या लड़ाई को और तेज़ कर दिया जाए, और तेज़ करने का अर्थ होगा कुछ अमेरिकन कैजुअलिटीज़ होंगी, कुछ सोल्जर्स होंगे, घर के जो दबाव है, डोमेस्टिक इश्यूज जो होती हैं अमेरिका के भीतर की, वो बढ़ती चली जा रही हैं। जो विपक्षी डेमोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि आपने अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में फंसा दिया है जो उसका युद्ध नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान तो देखिए न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, और इस बहस में क्या ईरान को फायदा होगा, आने वाले कुछ घंटों में हम ये देखेंगे जी। लेकिन फिर इराक का जिक्र कर रहे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर किम स्टार्मर, लेकिन बाद में हालांकि वो भी अब अमेरिका के साथ आने को मजबूर हो गए हैं। पहले कह रहे थे इराक वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे, वहां पर भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन का हवाला होने के बाद इराक पर अटैक किया गया था, लेकिन अब वही बात ईरान को लेकर भी है। लेकिन